गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्लैब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम कॉलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कॉलम में हम शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम दोनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपना क्वेश्चन है, व्हेन बोथ द स्लेंडरनेस रेशियो आर लेस देन 12 a compression member of RCC is called A है short, B है slender, C है pedestal, D है short and slender। तो कोई भी compression member जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से कम है या इसके इक्वल है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट कॉलम। जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 12 से ज़्यादा है बट 60 से कम है उसको हम बोलते हैं स्लेंडर या लॉन्ग कॉलम। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है अगर 3 से कम है तो उसको हम बोलते हैं पेडेस्टल, और 3 से ज़्यादा है बट 12 से कम है तो ये होता है शॉर्ट कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ अपॉन डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। सपोज दैट आपके पास जो कॉलम की साइज है वो है 200 mm बाई 300 mm। तो इस केस में जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन होगी वो होगी 200, यानी स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ से आ जाएगा L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई 200। तो अगर ये जो वैल्यू आ रही है स्लेंडरनेस रेशियो की, अगर ये 3 से ज़्यादा है और 12 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम होगा, और अगर 12 से ज़्यादा है और 60 से कम है तो देन ये स्लेंडर और लॉन्ग कॉलम होगा। किसी केस में स्लेंडरनेस रेशियो है वो अगर 3 से कम है तो उसको हम पेडेस्टल बोलेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम का जो मोड ऑफ फेलियर है वो क्या रहता है? ये जो फेल होता है इसमें या तो यील्डिंग होती है या फिर क्रशिंग की वजह से, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। अगर लॉन्ग कॉलम की बात की जाए तो इसमें जो मोड ऑफ फेलियर होता है वो होता है यील्डिंग एंड बकलिंग। और बकलिंग क्या होता है? जैसे आपके पास में कोई कॉलम है इस तरीके से, इस पे जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं। इसमें हमने पेडेस्टल, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम और बकलिंग ऑफ कॉलम क्या होता है वो सब डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा ए, short column। Next question is, minimum number of vertical bars in a circular column is A है 6, B है 4, C है 8, D है 10। सर्कुलर कॉलम है, जो कॉलम का क्लासिफिकेशन किया है स्लेंडरनेस रेशियो के अकॉर्डिंग, जो क्लासिफिकेशन किया गया है कॉलम का वो है शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम, और जो इनके शेप के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है वो है रेक्टेंगुलर कॉलम एंड सर्कुलर कॉलम, जो जनरली हम यूज़ करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसमें जो नंबर ऑफ बार्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ बार ये होते हैं 4। और किस तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे? सपोज दैट ये अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और
एक यहाँ पे। ये जो स्पेस है ये क्या है, नॉमिनल कवर, मिनिमम नॉमिनल कवर के लिए ये स्पेसिंग छोड़ी गई है। इसी तरीके से अगर सर्कुलर कॉलम की बात की जाए तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ बार होता है वो है 6। किस तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं, अलोंग द पेरीफेरी 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरीके से होता है सर्कुलर कॉलम में। अगर नॉन यूनिफॉर्म कॉलम हो, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है, कोई भी सपोज दैट इस तरीके का कोई सेक्शन हो, इस तरीके का, तो उसमें किस तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, ईच कॉर्नर पे यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेटा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 8 नंबर्स आते हैं। जनरली एग्जाम में जो पूछा जाता है वो या तो रेक्टेंगुलर के लिए पूछा जाता है, तो इसमें 4 होती है, और सर्कुलर कॉलम में नंबर ऑफ बार 6 होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 इज, ए है 4%, बी है 6%, सी है 8%, डी है 2%। जिस तरीके से हमने देखा था कि जब हम बीम डिज़ाइन कर रहे थे, स्लैब डिज़ाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दी हुई थी रेनफोर्समेंट के लिए। सेम यहाँ पर भी कॉलम के लिए भी AST/BD × 100, इसकी जो वैल्यू आती है मिनिमम होती है 0.8% मिनिमम रेनफोर्समेंट एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होता है 6%। जैसा कि हमने देखा था जो स्लैब में था या बीम में था, तो वो टाइप ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा था जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, फिक्स वैल्यू होती है और टाइप ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता। ये ऑलवेज 0.8% मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है एंड मैक्सिमम 6% है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स मेजर्ड अलोंग द पेरीफेरी ऑफ RC कॉलम शुड नॉट एक्सीड, ए है 250 mm, बी है 150 mm, सी है 200 mm, डी है 300 mm। तो अगर बात करें रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो ये जो बार्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इनकी जो स्पेसिंग होती है वो 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर सर्कुलर की बात की जाए तो अलोंग पेरीफेरी जो हम स्पेसिंग प्रोवाइड करवाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इनकी सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग आती है वो 300 mm से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्रेशन मेंबर इज टर्म एज कॉलम और स्ट्रट इफ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन, ए है 12, बी है 8, सी है 3, डी है 2। तो अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू क्या होती है। स्लेंडरनेस रेशियो है यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अगर ये 3 से एक्सीड कर रही है तो क्या है, कॉलम है, कॉलम या स्ट्रट। और अगर ये 3 से लेस देन है तो उस केस में ये होता है पेडेस्टल। यानी कोई भी कंप्रेशन मेंबर जिसका स्लेंडरनेस रेशियो 3 से एक्सीड कर रहा है तो या तो वो कॉलम होगा या फिर स्ट्रट होगा, और अगर 3 से लेस है तो उस केस को हम बोलते हैं पेडेस्टल। कॉलम में भी फिर अगेन हमने डिफाइन किया था शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम के लिए वैल्यू थी 3 to 12 एंड लॉन्ग के लिए थी
12 to 60। अगर स्ट्रट और कॉलम में क्या डिफरेंस होता है, जो कॉलम है इस पे क्या है, कॉलम पर जो कंप्रेशन आता है वो डायरेक्ट कंप्रेशन आता है, वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्स लगता है, और ये क्या है, एक वर्टिकल मेंबर होता है, वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर। अगर वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर है तो उसको हम कॉलम बोलेंगे, और स्ट्रट होता है इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन मेंबर। कोई भी मेंबर जो इंक्लाइंड है या फिर हॉरिजॉन्टल है बट उस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उस केस में उस मेंबर को हम बोलेंगे स्ट्रट। स्ट्रट को हम जनरली ट्रस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे ट्रस डिज़ाइन किया जाता है वहाँ पे स्ट्रट मेंबर को यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है C3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम इज A है 0.8, B है 0.15, C है 0.12%, D है 0.6%। तो जो कॉलम के लिए जो मिनिमम परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.8%, एंड मैक्सिमम कॉलम के लिए होता है 6%। अगर स्लैब के लिए बात की जाए मिनिमम के लिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्लैब, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम के लिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर Fe250 के लिए, एंड 0.12% ऑफ फॉर Fe415 एंड Fe500 के लिए। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन बीम के लिए बात की जाए तो ये वैल्यू आती है AST/BD इंटू 100 इज इक्वल टू 85/FY। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कॉलम के लिए जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आता है वो ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड नहीं करता, बट अगर स्लैब की बात की जाए तो ये क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से बीम में बात की जाए तो ये भी क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। तो मिनिमम के लिए आपको सबकी वैल्यूज़ ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है A 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम शुड नॉट बी लेस देन A है 6 mm, B है 8 mm, C है 12 mm, D है 16 mm। तो कॉलम है उसमें कोई भी बार है वो 12 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अनसपोर्टेड लेंथ फॉर ए कॉलम बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट should not exceed of least lateral dimension of column is A है 12, B है 60, C है 80, D है 120। इसमें हमें पूछा गया है कि जो अनसपोर्टेड लेंथ है और जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन है बेसिकली उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ये होता है L/B शुड नॉट एक्सीड 60। कॉलम के केस में ये वैल्यू होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉलम के केस में जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो 60 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलम में बी मेड ऑफ प्लेन कंक्रीट इफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज लेस देन द लिस्ट लेटरल डायमेंशन बाई A है 2 टाइम्स, B है 3 टाइम्स, C है 4 टाइम्स, D है 5 टाइम्स। तो जो प्लेन कंक्रीट होता है, प्लेन कंक्रीट का मतलब यहाँ पे पेडेस्टल के लिए पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। जैसे लोकल बुक अगर आप पढ़ते हो, खुरमी की पढ़ते हो, या फिर नेट पे भी कहीं कहीं आपको इसका आंसर है वो थोड़ा अलग मिलेगा।
बट जितने भी स्टैंडर्ड बुक है, मेड इजी है, उनके अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटरल डायमेंशन। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी इनका रेशियो अगर 3 से लेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेडेस्टल बोलते हैं, और इसी को हम क्या है, एज प्लेन कंक्रीट हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है यानी 3 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है, कॉलम, और कॉलम को हम आरसीसी से डिज़ाइन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। कुछ बुक्स में इसका आंसर यहाँ पर 4 है जो कि इनकरेक्ट है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना आपको। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल आरसी कॉलम मस्ट बी डिजाइन फॉर ए मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ, ए है L/50 प्लस D/30, बी है L/50 प्लस D/3, सी है L/500 प्लस D/30, डी है L/30 प्लस D/50। तो जो भी कॉलम हम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए पहले हम एसेंट्रिसिटी को चेक करते हैं, और जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है उसके लिए आईएस कोड में जो वैल्यूज गिवन है वो है मिनिमम एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉलम, वो होती है L/500 प्लस D/30 और 20, विच एवर इज मोर। इन दोनों वैल्यूज में जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही क्या है, उसकी कॉलम की मिनिमम एसेंट्रिसिटी होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 टाइम्स ऑफ इट्स लिस्ट लेटरल डायमेंशन। दिस इज एप्लीकेबल टू, ए है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन, बी है आई सेक्शन एंड सर्कुलर सेक्शन, सी है रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड आई सेक्शन, डी है ऑल द शेप ऑफ सेक्शन। तो देखिए, जो हमने देखा था कि जो कॉलम है वो हम तभी डिफाइन करते हैं जब इफेक्टिव लेंथ है वो क्या है, एक्सीड है 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम ऑफ सेक्शन। कोई भी सेक्शन है जिसकी इफेक्टिव लेंथ है, अगर वो उसकी लिस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स से एक्सीड कर रही हो तो उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो ये जो कंडीशन है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होती है, कौन से शेप के लिए एप्लीकेबल होती है। तो जो भी कॉलम है वो क्या है, हम आरसीसी से डिज़ाइन करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि अगर ये लिस्ट लेटरल जो इफेक्टिव लेंथ है अगर वो 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटरल डायमेंशन आता है तो उस केस में यह क्या होता है, पेडेस्टल होता है, जहाँ हम क्या पीसीसी यूज़ करते हैं। बट अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है तो उस केस में हम आरसीसी यूज़ करेंगे। तो आरसीसी में जो आई सेक्शन है या जो टी सेक्शन है ये डिज़ाइन नहीं किया जाता। इसका मतलब ये जो एप्लीकेबल है ये ओनली किसके लिए है, रेक्टेंगुलर के लिए या फिर सर्कुलर के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ए, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए आरसीसी कॉलम इज treated as long column if ratio of its unsupported length between and restraint to list lateral dimension is more than, A है 60, B है 15, C है 12, D है 150। तो कोई भी आरसीसी कॉलम है उसको लॉन्ग कॉलम हम तब ट्रीट करते हैं जब उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रिस्ट्रेंट, इसका मतलब इफेक्टिव लेंथ के लिए बात की जा रही है। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ है वो क्या है,
12 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटरल डायमेंशन से एक्सीड करती है तब क्या होगा, वो लॉन्ग कॉलम होगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिडक्शन फैक्टर टू लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ए लॉन्ग कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ L एंड विड्थ B इज गिवन बाई ए है 1 माइनस L अपॉन 24 B है 1.25 माइनस L अपॉन 36 B, C है 1.25 माइनस L अपॉन 48 B, D है 1.25 माइनस L अपॉन 60 B। तो इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो रिडक्शन कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं जिसको हम CR से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48 B। ये इसके लिए वैल्यू होती है। ये अप्लीकेबल होता है, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर लॉन्ग कॉलम ओनली। ये ओनली लॉन्ग कॉलम के केस में ही अप्लीकेबल होगा जो रिडक्शन कोफिशिएंट हम यूज़ करते हैं। अगर किसी केस में हमारे पास में लिस्ट लेटरल डायमेंशन गिवन नहीं है, उसकी जगह हमारे पास में रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन है, यानी R की वैल्यू हमें गिवन है और R क्या होता है यहाँ पे √I अपॉन A, स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एरिया ऑफ सेक्शन। तो अगर किसी केस में हमें ये गिवन हो तो उस केस में जो ये फॉर्मूला आएगा CR इजिकल टू होगा 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 60 B, सॉरी R। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। R पे भी यहाँ पे क्या आएगा, R मिनिमम वाली वैल्यू आएगी। अगर क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ गिवन और रेडियस ऑफ जायरेशन की तो उस केस में हम R मिनिमम यूज़ करेंगे, और अगर किसी केस में एक ही वैल्यू आपको गिवन हो, एक ही एक्सिस के अलोंग रेडियस ऑफ जायरेशन गिवन हो, तो उस केस में वो वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। चेंज क्या होगा, यहाँ पे 48 था और यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वह है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A 300 mm by 300 mm RC column is reinforced with 4 bars of 12 mm diameter. The diameter of lateral ties is 6 mm. Then pitch of lateral ties shall be kept as A है 300 mm, B है 192 mm, C है 160 mm, D है 206 mm। तो जो कोई भी कॉलम है उसमें दो टाइप की रेनफोर्समेंट होती है। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, जो क्या है जैसे इस तरीके से कोई भी कॉलम है तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, यानी इसके अलोंग जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। और इसके जो परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाया जाता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। तो इसके लिए जो पिच की वैल्यू है, पिच का मतलब होता है स्पेसिंग, पिच और स्पेसिंग। इसकी वैल्यू आती है मिनिमम ऑफ लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम सेक्शन। सेकेंड है जिसमें आता है 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ
लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। थर्ड इसमें आता है 300 mm। इनमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या है, स्पेसिंग होगी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। तो ये ध्यान रखना है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम। अगर लॉन्गिट्यूडिनल बार में अगर जैसे ऐसे दिया हो कि 4 बार्स है वो 16 mm की यूज़ कर रहे हैं एंड 2 बार्स है वो 20 mm के हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में जो पिच या जो स्पेसिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम जो डायमीटर यूज़ करेंगे वो क्या कौन सा यूज़ करेंगे, 16 mm वाला हम डायमीटर यूज़ करेंगे। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो उनमें इन तीनों में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा, पिच होगा यानी स्पेसिंग होगी। अभी जो क्वेश्चन गिवन है उसमें जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन है, जो कॉलम के साइज गिवन है हमें वो है 300 mm बाई 300। तो यहाँ पे तो सेम ही है वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई 300 mm। 16 टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स। जो लॉन्गिट्यूडिनल का बार का जो डायमीटर गिवन है वो है 12 mm। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 16 मल्टीप्लाई बाई 12 एंड 300 mm, जो इनमें मिनिमम होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वो है 192। तो जो मिनिमम वैल्यू आई है यहाँ से वो आ गई 192 mm। तो ये क्या है, कॉलम के लिए पिच है या स्पेसिंग है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल लोड W on a short column reinforced with longitudinal bars and lateral stirrups is A है stress in concrete multiply by area of concrete, B है stress in steel multiply by area of steel, C है sum of A and B, D है subtraction of A and B। यहाँ पे परमिसिबल लोड की बात की जा रही है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर कॉलम को डिज़ाइन किया जाता है तो कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उसको W से डिनोट किया है, तो वो क्या होगी। तो W के लिए जो वैल्यू आती है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो होती है सिग्मा CC AC प्लस सिग्मा ST ASC। यहाँ पे सिग्मा CC क्या है, compressive stress of concrete in direct compression। जब हम WSM पढ़ रहे थे तब हमने एक चीज़ देखी थी कि जो WSM में हम जो यूज़ करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर डायरेक्ट कंप्रेशन में कंक्रीट है तो उस केस में हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 यूज़ करते हैं, और अगर बेंडिंग कंप्रेशन में है तो वैल्यू 3 यूज़ करते हैं। तो जब भी हम बीम को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे तो क्या आता है, बेंडिंग कंप्रेशन आता है, तो उस केस में हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 3 यूज़ करेंगे। बट अगर कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कंप्रेशन आता है, तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा वो 4 आएगा। यानी अगर हम M20 कंक्रीट ग्रेड की बात करें तो इस केस में जो सिग्मा CC की वैल्यू है वो आ जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी 5 MPa। इसी तरीके से अगर आप 15 की बात करोगे तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 पॉइंट ये अपने पास में आ जाएगा 3.75 MPa आएगा, जिसको अप्रोक्सीमेटली हमेशा राउंड ऑफ करके ही वैल्यू लेनी है, यानी जैसे 4 है 5 है 6 है 7 है इस तरीके से वैल्यू लेनी है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरीके से अदर वैल्यूज़ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा AC क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, ASC क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, एंड सिग्मा ST क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस क्या आ रहा है, तो इसके लिए देखिए, अगर वैसे हमने देखा था कि जब WSM में से हम डिज़ाइन करते हैं तो सिग्मा ST की जो वैल्यू आती है वो आती है FI डिवाइडेड बाई
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए जो वैल्यू आएगी वो है 1.78 होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 1.8 कंसिडर करते हैं। तो इससे जो वैल्यू आती है वो आती है 130 एंड 140, ये वैल्यू आती है Fe250 के लिए। ये क्या है, अगर 140 कब यूज़ करते हैं, जब जो रेनफोर्समेंट बार है उसका डायमीटर 20 या इससे कम है, तब 140 MPa हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ 130 MPa यूज़ करेंगे। बट अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात की जाए, क्योंकि जो कॉलम है वो एक क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है, तो उस केस में जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं वो है 130 MPa। इसी तरीके से अगर Fe415 और 500 की बात करें, तो अगर Fe415 के लिए हम देखते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है यहाँ से वो आती है 230 MPa। बट फिर से वही कि जो कॉलम है वो क्या है, डायरेक्ट कंप्रेसिव मेंबर होता है, तो इस केस में जो इसकी वैल्यू लेंगे हम वो है 190 MPa फॉर Fe415 एंड Fe500। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो डिफरेंस है कि अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात की जाए, यानी कोई भी कंप्रेसिव मेंबर है जिसका एग्जांपल क्या है, कॉलम है, तो कॉलम के केस में जो सिग्मा ST की वैल्यू आएगी वो 130 आएगी Fe250 के लिए एंड 190 आएगी Fe415 एंड Fe500। अगर कंप्रेसिव मेंबर के अलावा अगर इसकी वैल्यूज़ पूछी जाए तो उसको हम 1.8 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी, तो जो Fe415 के लिए है वो 230 MPa वैल्यू आती है, एंड जो जो Fe250 है उसके लिए 130 वैल्यू एंड 140 आती है। इसको हम डायमीटर के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, और जो Fe415 है उसके लिए वैल्यू आती है 230। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ से देखिए जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ से स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, तो यानी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, सम ऑफ A प्लस B। A में ये गिवन है, B में ये गिवन है, तो इनका सम होगा। अगर यहाँ पे लिमिट स्टेट मेथड की बात की जाए, अगर LSM में हम डिज़ाइन करते हैं तो उस केस में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, और इसकी वैल्यू आती है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FI/ASC, जहाँ पे FCK क्या है, करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और FI क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ASC एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, एंड AC है यहाँ पे एरिया ऑफ कंक्रीट। तो ये आपको दोनों फॉर्मूलाज ध्यान रखने हैं, क्योंकि SSC में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिमिट ऑफ परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज A है 0.15% टू 2%, B है 0.15% टू 4%, C है 0.8% टू 6%, D है 0.6% टू 8%। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, 0.8% टू 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिडक्शन फैक्टर ऑफ ए RC कॉलम with effective length of 4.8 meter and size 250 mm by 300 mm is A है 0.8, B है 0.85, C है 0.95, D है 0.9। रिडक्शन फैक्टर के लिए पूछा गया है, यानी कोई लॉन्ग कॉलम दिया हुआ है, उसके लिए डेटा हमें गिवन है और उसमें रिडक्शन फैक्टर हम क्या यूज़ करेंगे वो बताना है। तो रिडक्शन फैक्टर है CR से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है इसकी 1.25 माइनस L इफेक्टिव अपॉन 48B, जहाँ पे L इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है, B क्या है यहाँ पे लिस्ट लेटरल डायमेंशन। यहाँ देखिए जो इफेक्टिव लेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है 4.8 मीटर यानी 4800 mm। अगर लिस्ट लेटरल की बात की जाए तो जो साइज गिवन है हमें कॉलम की वह है 250 mm।
मल्टीप्लाई बाई 300 mm। तो यहाँ से जो लिस्ट लेटरल डायमेंशन आई है वो है 250 mm। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 1.25 माइनस 4800 48 250 तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.85। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार ऑफ ए स्क्वायर कॉलम इज 16 mm देन डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन ए है 4 mm, बी है 5 mm, सी है 6 mm, डी है 8 mm। जो लेटरल टाइज हम यूज करते हैं, लेटरल टाइज कौन सी होती है? जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं उसी को हम लेटरल टाइज बोलते हैं। तो अगर जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है उसको हम बोलते हैं लेटरल टाइज। और अगर सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर कॉलम सेक्शन है, तो उस केस में जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं इसको हम बोलते हैं स्पाइरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो स्पाइरल और हेलिकल रेनफोर्समेंट है वो कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सर्कुलर सेक्शन ओनली। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसवर्स लेटरल टाइज के लिए, मतलब जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, उसके डायमीटर के लिए पूछा गया है। तो डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, मिनिमम डायमीटर ये होता है मैक्सिमम ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का 1/4 एंड 6 mm। इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी? लेटरल टाइज के लिए डायमीटर होगा, मिनिमम डायमीटर होगा। अभी जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट है उसका डायमीटर है 16 mm, यानी 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी 4 mm आ गया। 4 mm एंड 6 mm में जो मैक्सिमम है वो वैल्यू क्या है? 6 mm। तो यानी लेटरल टाइज के लिए जो डायमीटर, मिनिमम डायमीटर है वो 6 mm है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा 6 mm। हमेशा ध्यान रखना है कि लेटरल टाइज है उसका जो मिनिमम डायमीटर है वो कभी भी 6 mm से लेस देन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड नॉट बी लेस देन, उसमें ऑप्शन आपके पास अगर सेम गिवन हो 4, 5, 6, 8, तो उस केस में भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा 6 mm। यहाँ पे अगर ये वैल्यू है, अगर ये 32 होती तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती 8 mm। तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होता वो होता 8 mm, क्योंकि इस केस में जो ये मिनिमम है कि 6 mm से कम तो किसी भी केस में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? 8 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइज ऑफ कॉलम इज रिड्यूस अबव द फ्लोर देन मेन बार ऑफ कॉलम इज ए है कंटिन्यूज अप, बी है बेंड इनवर्ड एट द फ्लोर लेवल, सी है स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट लैब बार्स प्रोवाइडेड, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी ऑल ऑफ दीज। ये भी एसएससी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हमने कॉलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।